अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में आप सीखेंगे कि कैसे एक इन्वर्टर कंप्रेसर की वाइंडिंग को टेस्ट किया जाता है। हमारे पास यहाँ पर एक इन्वर्टर कंप्रेसर है, इसका पीसीबी है और इसी तरह हमारे साथ एक मल्टीमीटर पड़ा हुआ है। इस वीडियो में आप ये भी सीखेंगे कि अगर इस कंप्रेसर को आप डायरेक्ट चलाना चाहते हो तो कैसे चला सकते हो, या ये चलता है या नहीं चलता है। अगर ये कंप्रेसर जाम हो जाए तो आपने इसको कैसे रन करना है। दोस्तों, आम कंप्रेसर जो होते हैं हमारे साथ, जो नॉर्मल कंप्रेसर होते हैं, उसमें हमारे साथ दो तरह की वाइंडिंग्स होती है जो सिंगल फेज होती है। उसमें हमारे साथ एक होती है एक्सिलरी वाइंडिंग, एक होती है मैन वाइंडिंग या रनिंग या स्टार्टिंग वाइंडिंग। लेकिन इस कंप्रेसर में थोड़ा सा अलग है। इसकी इंटरनल वाइंडिंग जो है वो 3 फेज है, यानी इंटरनली इसकी जो वाइंडिंग हुई या तो स्टार कनेक्शन में होगी या डेल्टा में होगी। लेकिन इससे जो आउटपुट टर्मिनल्स है ये 3 फेज के लिए है, क्योंकि ये कंप्रेसर जो है 3 फेज पे चलता है। अब आप पूछेंगे कि कैसे 3 फेज पे चलता है। हमारे साथ ये जो VSD ड्राइव है या वेरिएबल स्पीड ड्राइव सर्किट है, तो होता यह है कि यहाँ पर हम 220 प्रोवाइड करते हैं सिंगल फेज। यहाँ ये पहले DC में कन्वर्ट होती है और DC कन्वर्ट होने के बाद यही DC आगे जाके 3 फेज में कन्वर्ट हो जाती है इस IGBT की मदद से। तो ये कंप्रेसर जो है इंटरनली 3 फेज वाइंडिंग इसमें होती है। अब इन कंप्रेसर में इंटरनली परमानेंट मैग्नेट होता है। जैसे कि आम हमारे सिंगल फेज कंप्रेसर, अगर आप इसको खोलेंगे तो इसमें हमारे साथ रोटर होगा, स्टेटर होगा, परमानेंट मैग्नेट नहीं होगा। लेकिन इसमें हमारे साथ परमानेंट मैग्नेट होता है। सबसे पहले हम थोड़ा सा स्टार डेल्टा को समझेंगे तो हमें इसको टेस्ट करना आसान हो जाएगा। फिर आप आसानी से समझ जाएंगे कि क्या क्या रीडिंग आनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने दोनों डायग्राम रखे हुए हैं, आम कंप्रेसर के भी और इसी तरह हमने नॉर्मल कंप्रेसर का डायग्राम भी रखा हुआ है। दोस्तों, यहाँ पर मेरे साथ ये एक डायग्राम है, आप देख सकते हैं। ये हमारे साथ एक आम कंप्रेसर की इंटरनल वाइंडिंग की डायग्राम है या एक सिंगल फेज मोटर की वाइंडिंग डायग्राम है। हमारे साथ सिंगल फेज मोटर में एक मैन वाइंडिंग होती है, एक एक्सिलरी वाइंडिंग होती है, और तो इन दोनों वाइंडिंग्स के बीच जो कनेक्शन होता है इसको हम कॉमन पॉइंट बोलते हैं। मैन वाइंडिंग के दूसरे पॉइंट को हम रन बोलते हैं और एक्सिलरी वाइंडिंग के दूसरे पॉइंट को हम स्टार्ट बोलते हैं। तो हमारे साथ जो आउटपुट टर्मिनल्स होती है वो एक यहाँ से होता है, एक यहाँ से होता है, एक यहाँ से होता है। तो इसको टेस्ट करना ऑलरेडी मैं कई वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। तो उससे आप जान सकेंगे कि कैसे आपने फाइंड आउट करना है स्टार्ट रन कॉमन पॉइंट को एक नॉर्मल कंप्रेसर में। अब बात करते हैं जो 3 फेज कंप्रेसर होता है। ये रहा एक स्टार डेल्टा का डायग्राम। तो अगर इसकी इंटरनल वाइंडिंग स्टार कनेक्शन में हो तो तब भी हमारे साथ सेम रीडिंग आने वाली है। अगर हम एक टर्मिनल और दूसरे टर्मिनल को टेस्ट करेंगे तो अगर स्टार में होगा तो 2 कॉइल्स का रेजिस्टेंस आएगा, इसका और इसका रेजिस्टेंस आएगा। तो मिसाल के तौर पर इन दोनों कॉइल्स का जो रेजिस्टेंस है वो हमारे साथ 5 आ गया है। ठीक है, सॉरी, फिन को ले लेता हूँ, 5 ohms आ गया। ठीक है, अब इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, 2.5 होगा, इसका 2.5 होगा तो तभी 5 आएगा। तो अगर हम 103 पॉइंट को चेक करेंगे तो इसका 2.5 और इसका 2.5 तभी वो रेजिस्टेंस आएगा। यहाँ पर भी 2.5, यहाँ पर भी 2.5। अगर हम 2 और 3 का चेक करेंगे तो इसका रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस आएगा। तो सारे जगहों पर रेजिस्टेंस जो है वो सेम आएगा। अगर ये डेल्टा में होगा तब भी सेम आएगा। अगर 1 और 2 के बीच चेक करते हैं तो इस वाले कॉइल का रेजिस्टेंस आएगा। अगर 1 और 3 के बीच चेक करते हैं तो इस वाले कॉइल का रेजिस्टेंस आएगा। और अगर
2 और 3 के बीच चेक करते हैं तो इस वाले कॉइल का रेजिस्टेंस आएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपके पास इन्वर्टर कंप्रेसर है तो अगर आप उसकी ओहम टेस्टिंग करते हैं तो अगर सेम रेजिस्टेंस आती है हर एक पॉइंट पर, हर एक टर्मिनल का दूसरे के साथ सेम रेजिस्टेंस आता है, तो हमारा जो वाइंडिंग होगी इसकी इंटरनली वो ठीक होगी। यहाँ पर मैं हेयर मल्टीमीटर से आपको दिखा देता हूँ। मल्टीमीटर को मैं ओहम टेस्टिंग पे लगा लेता हूँ नॉर्मल। अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स का चेक करता हूँ, आप देख सकते हैं इन दोनों पॉइंट्स का, तो आपस में जो रेजिस्टेंस है वो आप देख सकते हैं कि 9.4 ओम है या 9.3 ओम है। अगर इन दोनों पॉइंट्स का आपस में चेक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि सेम वही 9.3 ओम रेजिस्टेंस है। अगर इन दोनों पॉइंट का आपस में रेजिस्टेंस चेक करता हूँ तो सेम वही 9.3 या 9.2 ओम रेजिस्टेंस है। तो इसका मतलब है कि तीनों पॉइंट पर जो रेजिस्टेंस मिल रहा है वो सेम है। तो इस सूरत में ये जो कंप्रेसर है इसकी वाइंडिंग बिल्कुल ठीक है। अब इसको आप डायरेक्ट चला सकते हो या नहीं चला सकते। दोस्तों, जैसे कि एक 3 फेस कंप्रेसर है और ये वेरिएबल स्पीड पर चलता है। इसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है, जिसकी वोल्टेजेस होती है, वो ये सर्किट प्रोवाइड करता है और ज़्यादातर ये तकरीबन 40 से लेकर 150 हर्ट्ज़ तक फ्रिक्वेंसी पर चलता है। तो इसको 3 फेस सप्लाई की ज़रूरत होती है और आम 3 फेस सप्लाई जो होती है वो 50 हर्ट्ज़ की होती है। और जो वोल्टेजेस है, अगर मिसाल के तौर पर ये सर्किट हमें ये प्रोवाइड करता है 220 वोल्ट्स हर एक पेस, दोनों पेज़ों के बीच, और जो सप्लाई है 220 वोल्ट्स है, यानी एक एक पेस पर 110 वोल्ट है। तो लेकिन इसकी जो फ्रिक्वेंसी होगी आम सप्लाई की वो 50 हर्ट्ज़ होगी, तो उससे आप इसको चला नहीं सकते। बहरहाल अगर आपका कंप्रेसर जाम हो गया हो और आपका जो पीसीबी है वो बिल्कुल ठीक है और ये जो वाइंडिंग है कंप्रेसर की वो भी बिल्कुल ठीक आ रही है, आप इस कंप्रेसर को कैसे एक बार इससे चला सकते हो कि ये कंप्रेसर जो है उसकी जो जाम है वो ख़त्म हो जाए। तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। अगर आपके पास ऐसा कोई कंप्रेसर आ जाए तो उसके लिए आपको वेरिएबल वोल्टेज रेगुलेटर की ज़रूरत होती है। और वेरिएबल वोल्टेज रेगुलेटर को आप क्या करेंगे कि उसके साथ आपने करना क्या है कि 2 पेज़ों को आपने सप्लाई प्रोवाइड करनी है, लेकिन आपने फुल 220 नहीं प्रोवाइड करनी है। और एक पॉइंट और दूसरे पॉइंट के बीच आपने तकरीबन 50 से 60 माइक्रोफैराड कैपेसिटर लगाना है। ठीक है, तो अगर आप उसको 50 से 100 वोल्ट प्रोवाइड करेंगे, थोड़ा थोड़ा आपने ज़्यादा करना है, तो कंप्रेसर कई केसेस में कंप्रेसर को चला लेता है। लेकिन ये ऐसा है, इसमें वाइंडिंग ख़राब होने का थोड़ा सा डर रहता है। मेरे साथ कुछ ऐसे 4-5 कंप्रेसर आए थे जो जाम हो गए थे, तो उसको आप मार भी सकते हो। अगर आप उसको किसी चीज़ से हथौड़े से मारोगे तो उस सूरत में भी वो चल सकता है। लेकिन ये जो ट्रिक है मैंने तकरीबन सारों पे अप्लाई किया और सारे जो कंप्रेसर है उसमें सिर्फ एक नहीं चला, फ़ैन जो है वो चल गए। तो 6 कंप्रेसरों में सिर्फ एक स्टार्ट नहीं हुआ और बाकी जो कंप्रेसर थे वो चल पड़े। बहरहाल वो तरीका तो जब कंप्रेसर जाम हो जाए तो उसके लिए है, मुसलसल आप उससे वो चला नहीं सकते हो कंप्रेसर, क्योंकि अगर आप उससे मुसलसल चलाओगे तो ख़राब हो जाएगा। अब यहाँ इस सर्किट को देखेंगे तो ये सर्किट भी आप अगर किसी कंप्रेसर के साथ डायरेक्ट लगाओगे तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ इस पर ये कपलर लगा हुआ है। अगर कुछ केसेस में अगर आप इस कपलर को आपस में जॉइंट कर लेते हो इस वाले पॉइंट को तो डायरेक्टली स्टार्ट हो जाता है। कुछ केसेस में, हमेशा नहीं होता है, कुछ बहुत ही कम केसेस में सर्किट ऑन हो जाता है। लेकिन अगर आप इसको प्रॉपर स्टार्ट करना चाहते हो तो ज़्यादातर इन सर्किट्स में एक सप्लाई प्रोवाइडेड होती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ ये 2 लाइन्स है प्रोवाइड है, न्यूट्रल और बेस।
तो इस वाले वायर के बीच एक डायोड लगा हुआ, डायोड के बाद रेजिस्टर है और रेजिस्टर के बाद यहाँ पर एक और रेजिस्टर है। तो यहाँ पर ये सप्लाई रेगुलेट होके जाती है इस कपलर के पास। तो अगर आप बग़ैर थर्मोस्टेट के इसको रन करना चाहते हो तो सिंपल सी बात है, ये जो पॉइंट है आप देख सकते हैं, ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट आप देख सकते हैं, ये वाला पॉइंट, ठीक है। इस पॉइंट को अगर आप सप्लाई प्रोवाइड करेंगे, इस पॉइंट को अगर आप इसके साथ सप्लाई प्रोवाइड करेंगे, यहाँ इसके साथ एक वायर अटैच करके यहाँ पर अगर आप प्रोवाइड करेंगे, तब भी ये कपलर जो है वो एक्टिव हो जाएगा और ये कंप्रेसर रन करेगा। मैंने इसकी रिपेयरिंग वीडियोस भी स्टार्ट की हुई है, तो इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप मैं इसकी रिपेयरिंग वीडियोस भी अपलोड करूँगा। और इसमें कई मॉडल्स आते हैं। ये जो सर्किट है ये इस कंपनी का नहीं है, क्योंकि ये एमराको है, ये इलेक्ट्रोलेक्स है, लेकिन टेस्टिंग के लिए हम सिर्फ इस कंप्रेसर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बता दिया कि कैसे आपने इसको टेस्ट करना है। अब सीरीज़ टेस्टिंग लैब से आप इसको टेस्ट कर सकते हो या नहीं, तो वो आप इसलिए नहीं कर सकते हो कि उससे आपको पता नहीं चलेगा कि ये कंप्रेसर ख़राब है या नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर आपकी वाइंडिंग ठीक है तो आप इसको बॉडी के साथ भी एक बार चेक कर ले। अगर बॉडी के साथ इसकी कोई कनेक्शन बनती है तो उस सूरत में ये कंप्रेसर ख़राब होगा। इसी के साथ ही आज की वीडियो ख़त्म होती है। मज़ीद वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हमें अपने दुआओं में याद रखिए और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।